जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर 4 से लेके आखिर तक चैप्टर 10 तक मुकम्मल करने हैं। कल हमने 3 चैप्टर पढ़े थे पहले लेक्चर में। जनरल साइंस क्लास 4 से हमने शुरू किया था, सही है। आज हम 4 से 10 तक पढ़ेंगे, सही है। अब बायो के चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। आप देखें चैप्टर 4 मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, सही है। और अब आगे फिजिक्स या एक आध चैप्टर केमिस्ट्री का आएगा। अब इजी चैप्टर आ रहे हैं, सही है। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आती भी हैं या आ सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैटर देखें, मैटर की डिफिनेशन तो बहुत आसान है, सबको आती होगी। मैटर वो होता है जो ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, जिस जो जगह भी घेरता है और उसका वजन भी होता है। सिंपल डिफिनेशन मैटर की, या जिसको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में मादा कह सकते हैं, सही है। मादा वो है जो जगह घेरता है और उसका वजन होता है। दो खसूसियात हैं तो वो मैटर है। अब मैटर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सही है। मैटर की 3 टाइप्स हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सही है। इसमें 3 ही टाइप्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा भी है, बहरहाल इस इन लेवल में प्लाज्मा का जिक्र कहीं भी नहीं है। आगे आया तो आ जाएगा 8 9 में। फिलहाल मैटर की वो टाइप्स पूछता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस का फर्क बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अभी तक। सॉलिड ठोस चीज़ होती है, लिक्विड माया पानी की तरह, और गैस जो गैस की शक्ल में हमें नज़र नहीं आती, सही है। फिर इसी तरह सॉलिड की डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की डेफिनेट जो है वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी अपनी शेप नहीं होती। जिस चीज़ में डालेंगे उसी की शेप में आ जाएगा। जिस तरह ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप में आ जाएगा, सही है। और गैस की ना तो डेफिनेट शेप है और ना डेफिनेट वॉल्यूम है, सही है। ये इस तरह की कुछ चीज़ें मैटर से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखें इसमें ये चैप्टर के शुरू में ही वो बता देते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ेंगे, सही है। अब अब आगे जाते हैं, सही है। मैटर और उसकी टाइप्स तो बहुत आसान है, ये अगली क्लासेस में भी हम पढ़ते रहेंगे, सही है। इस क्लास में जो उसने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्लास में है, ये करेक्टरिस्टिक्स आगे मैं आपको बता के आया हूँ। सॉलिड देखें ठोस चीज़ होती है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, चीज़ पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और ये पानी की शक्ल में देखें। और गैस बिल्कुल ही इसके पार्टिकल्स दूर होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कमज़ोर होती हैं। ये आपने याद रखना है, सही है। अगले चैप्टर्स में भी हम पढ़ते रहेंगे लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप यहीं पे याद रखने हैं। एक बार उसने पिछले पास्ट पेपर में बल्कि लाया हुआ था कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में होती हैं? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सही है। जो जितना सख्त है उसमें उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत होंगी, सही है। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाकी एग्जांपल्स बहुत आसान है, आपको पता है ठोस चीज़ क्या होती है। लिक्विड पानी जैसी जो भी चीज़ होगी, जूस, पेट्रोल वगैरह, वो सारी क्या है? लिक्विड है। और गैस भी आपको नाम से जाहिर है कि गैस में हम देख ही नहीं सकते। लेकिन गैस देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह नहीं गिरती। गैस जगह गिरती है। बलून की मिसाल उसने भी दी है। गुब्बारे में जब हम गैस डालते हैं तो आप देखें कि गुब्बारा फूल भी जाता है, जगह गिरता है, पहले छोटा होता है और उसके बाद वो उसका वजन भी होता है, सही है। गुब्बारे का वजन भी हो जाता है, बहुत थोड़ा हो लेकिन होता है। तो इसलिए ये भी मैटर के अंदर आता है। मैटर की दो जो शराइत है उस पे ये भी पूरा उतरता है, सही है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड्स में बहुत क्लोज होते हैं, ये देखें, ये ग्रीन पार्टिकल्स ये बहुत क्लोज होते हैं। ये दरअसल एमसीक्यूज उसने एक बार लाया हुआ था। लिक्विड में देखें थोड़े से दूर दूर हैं, सही है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दूर हैं। और गैस में बिल्कुल ही दूर होते हैं, सही है। ये देखें, अब गैस की उसने मिसाल दे के बताई है। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैटर जो है वो पानी में डूब जाता है, सही है। थोड़ा हल्का हो तो तैरता है। अगर पानी की डेंसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो वो पानी में डूब जाएगी, उसकी डेंसिटी कम है तो वो तैरेगी। ये सारी बहुत आसान आसान चीज़ें उसने बताई हैं। अब अपीयरेंस ऑफ मेटल बता रहे हैं, मेटल की ज़ाहरी शक्ल कैसे होती है, सही है। मेटल की ज़ाहरी शक्ल जो है वो आपने याद रखनी है। मेटल्स शाइनी होते हैं, सही है। ये देखें, आल मेटल्स आर शाइनी। वो आपसे पूछ सकते हैं शाइनी होते हैं, रफ होते हैं, डल होते हैं क्या, तो आपने ये नोट कर लें। इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, आल मेटल्स आर शाइनी। अब टेक्सचर ऑफ मेटल क्या होता है ये देखें। टेक्सचर ऑफ मेटल, ये अब कापर कापर वायर है, इस शक्ल में भी मेटल हो सकता है, सही है। ये गोल्ड है, ये भी मेटल है। और ये फॉयल शीट्स हैं, सही है, तो ये भी मेटल है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ये शाइनी होती हैं। इसका जो सामने का स्ट्रक्चर होता है वो शाइनी होती हैं, सही है। उसके अलावा मेटल कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं देखें, सिल्वर कोटिंग है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स हैं। कलर्स ऑफ मेटल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, देखें मेटल्स का वो कह रहे हैं कि
मेटल जो है बहुत से कलर्स में होते हैं, सही है। ये कलर्स के वाले से एक एक्सक्यूज उसने लाया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। मेटल्स अकर्स इन वेरियस कलर, बहुत से कलर हो सकते हैं। येलो, अब देखें गोल्ड येलो में होता है, सोना पीले रंग का होता है, सही है, ये आपने याद रखने हैं। कॉपर जो है वो तांबा रेडिश होता है, रेड कलर का होता है। सिल्वर वाइट होता है, सही है, चांदी। टिन एंड निकल और लाइट पिंक, ये एमसीक्यूज उसने लाया हुआ था पिछली बार। आप किसी ने पास पेपर अगर देखो, टिन और निकल का पूछा था कि कौन से कलर होते हैं, तो लाइट पिंक, अगर पिंक भी हो तो गलत है, लाइट पिंक का ऑप्शन आपने करना है, सही है। उसके अलावा जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और लाइट ब्लू इन कलर, सही है। ये जो हैं, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये लाइट ब्लू होते हैं, सही है। और उसके अलावा जो जितने भी मेटल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो ग्रे होते हैं। मोस्टली मेटल्स अगर आपसे पूछ ले कि मोस्टली मेटल्स किस कलर में होते हैं, यानी कि आमतौर पे या ज़्यादातर, तो वो ग्रे होते हैं। लेकिन जो खास खास मेटल हैं जो ग्रे नहीं होते, उसका उसने अलग से बता दिया, सही है। ये आपने याद रखना है, यहाँ से भी ला सकते हैं, किसी एक का पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर किस कलर में होते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद उसने डेंसिटी ऑफ मेटल बताया। डेंसिटी यानी कि वजन से रिलेटेड चीज़ कह लें, हाई डेंसिटी होगी तो वजन ज़्यादा होगा, लो होगी तो कम होगा, सही है। इस चैप्टर में ज़्यादा उसने डिटेल में नहीं गया, सही है। जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हार्ड मेटल और सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं वो इसने बताया, ये भी नोट कर लें। अब लोहा आयरन है तो वो हार्ड मेटल है, सही है। ये सबको पता होगा कि लोहा सख्त होता है, हार्ड मेटल है। उसको आप पिघला के कोई चीज़ बनाएं तो बना सकते हैं, वरना उससे और कोई चीज़ नहीं बना सकते आप, सही है। लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं, ऊपर हम पढ़ आए हैं जिनके नाम, उनमें से देखें, गोल्ड, सोना हमने पढ़ा है, पीले कलर का होता है और सॉफ्ट मेटल है, सही है। सिल्वर भी सॉफ्ट है, यानी कि इनको हम कम से कम, इनसे जो है ना वो लोहे की तरह नहीं है कि उनको आपसे पिघलाएं तो काम ले सकते हैं। कॉपर है, तांबा है, तो वो भी सॉफ्ट मेटल में आता है, उसको भी यानी कि तोड़ मरोड़ से के उससे भी चीज़ें बन सकती हैं, सही है। अच्छा, फिर उसने ये सॉफ्ट और हार्ड का फ़र्क आपने जानना है, सॉफ्ट कौन से हैं, हार्ड उसने सिर्फ आयरन लिखा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेटल यूज़ कहाँ पे होते हैं। मेटल देखें, स्टील की चीज़ें इससे बनी हुई हैं, खाने पकाने की स्टील यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ये देखें बर्तन बने हुए हैं। फिर ये वायरिंग में यूज़ होते हैं, बिजली के सामान में। और कॉपर देखें, ये कॉपर की भी वायर बनी हुई है, एल्यूमिनियम की भी वायर बनी हुई है, दो तरह की वायर्स भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ है जो आप नोट करें। मेटल जो है, मेटल से ये चीज़ें तब बनाते हैं कि मेटल आर गुड, आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं जिससे बिजली आराम से गुजर जाए, सही है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट उसको कहते हैं जिससे हीट आराम से गुजर जाए, सही है। अब ये वायर इसलिए बनी है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का सामान बनता है, सही है। और हीट हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है मेटल, तो जो चीज़ें गुड कंडक्टर हैं उससे खाने पकाने का सामान बनता है, चीज़ें जल्दी गर्म हो जाएं। अलबत्ता जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ जहाँ हम टच करते हैं, सही है, ऊपर वाला जो ऐसा होता है, या जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको मैं इस्त्री की मिसाल दूं। इस्त्री में आप देखें कि उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिससे इस्त्री होती है, सही है, गर्म होती है जो जगह, वो आपने देखा होगा आयरन होती है, लोहे से बनी होती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जिस जो हम पकड़ते हैं हाथ में, वो कभी भी वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, वो इंसुलेटर होगा, लकड़ी से होगा या जिस चीज़ से भी, प्लास्टिक से बना होगा, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक गुड कंडक्टर नहीं है। तो ये हमें बचाने के लिए उसने जो चीज़ें हमारे टच में आती हैं उसको, वो ज़्यादातर इंसुलेटर से बनी होती हैं। ये आपने फ़र्क याद रखना है। गुड कंडक्टर क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर क्या है, प्लास्टिक है, रबड़ है, और इसी तरह वुड है, लकड़ी है। ये चीज़ें बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं और इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इसी तरह इसमें आपने देखा होगा कि जो हाथ से पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं खाने पकाने में, वो ज़्यादातर वो भी प्लास्टिक से बनी होती हैं या लकड़ी से बनी होती हैं, या ऐसी चीज़ें हों जो गर्म ना हो, सही है, ज़्यादा। अच्छा, की पॉइंट्स मैंने पिछली बार भी कहा था, आपने की पॉइंट्स लाजमी देखने हैं, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा जो जो हमने पढ़ा है, सही है। और फिर एक्सरसाइज भी आपने खुद करनी है, एक्सरसाइज से आपको चीज़ें जो हैं वो पता लगेंगी, आपने कितना कुछ सीख लिया है। लाजमी नहीं एक्सरसाइज से वो पेपर बनाए, एक्सरसाइज से बहुत कम चीज़ें लाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से आपको चीज़ें क्लियर लाजमी होंगी। अब अगले चैप्टर पे जाते हैं, फार्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, सही है। अब जिस तरह फिजिक्स के चैप्टर आ रहे हैं तो देखें बहुत इजी इजी हो जाएंगे, सही है। बायो में थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, मुश्किल होती हैं। अब चैप्टर का नाम है फार्म्स ऑफ एनर्जी
सही है। सबसे पहले एनर्जी की डिफिनेशन करेंगे, बहुत आसान डिफिनेशन है एनर्जी की, और उसकी फॉर्म से पढ़ेंगे, और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है इस पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। एनर्जी देखें, सिंपल सी डिफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी होगी तो काम कर सकेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं कर सकेंगे। सही है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी के सोर्सेज हैं। सही है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपने याद रखना है सन है। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं सारी, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स सन है। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सोर्स भी सन है। एनर्जी की बाकी सोर्सेज कौन कौन सी हैं ये देखें। फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर आपने करने हैं। पानी जो है वो चलता हुआ पानी होगा। ये देखें, ये डैम में जो जिस तरह इस्तेमाल होता है तो वो फ्लोइंग वाटर होता है, उससे आप एनर्जी बिजली बना सकते हैं। ऑयल, ऑयल से कैसे बना सकते हैं, नेचुरल गैस से कैसे बना सकते हैं, वुड से कैसे, कोयल से कैसे, ये सारा मैं आपको बताऊंगा भी। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिससे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। सन के अलावा ये सारी बाकी मेन सोर्सेज हैं, ये भी कुदरती हैं। सही है। अच्छा, इसमें मजीद आपने क्या चीज़ समझनी है, ये यहाँ पे आ जाएं। मैंने ऊपर आपको बताया था जो फ्लोइंग वाटर होता है, चलता हुआ पानी, उससे हम बिजली बना सकते हैं, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब बिजली कैसे बनती है, डैम, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। ये देखें, ये डायग्राम आपने देखनी है, यहाँ से आपको समझ आएगी। ये पानी का जहीरा है, इसको लेक कह लें या कुछ, जहाँ पे पानी जमा होता है। सही है। ये पानी, इसके आगे टनल बनाई है, ये देखें टनल होती है, तंग रास्ता, ये तंग रास्ता है टनल। अब ये जो पानी का जहीरा है, ये तब तंग रास्ते से गुजारेंगे तो ये पानी की स्पीड क्या होगी, बहुत तेज हो जाएगी। जब रास्ता ज़्यादा हो स्पीड कम होगी, जब रास्ता कम हो तो पानी सारा उसमें से बहुत स्पीड से आएगा। अब लेक है, आगे टनल है, टनल के आगे ये देखें डैम है। ये सही है, डैम का बता रहा है डैम में बिजली कैसे बनती है। इसके आगे टरबाइन लगा होता है। ये जो तेज पानी आता है इसमें ताकत होती है, ये टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन के ऊपर ये रखें जनरेटर है, टरबाइन जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये पूरा आपने समझ लिया होगा, आपने देखा तो हमेशा होगा, शायद आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो। अभी इससे हो जाएगा बिजली कैसे बनती है पानी से। सही है। चार पांच चीज़ें हैं, पानी है, टनल है, टरबाइन है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तो कॉमन है, लाजमी। इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी स्टेप ही जनरेटर है। जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सही है। उसके पीछे भी टरबाइन होती है लाजमी। लेकिन ये वाला प्रोसेस आगे डिफरेंट होगा जब हम आएंगे अब थर्मल पावर स्टेशन पे। ऊपर हमने पढ़ा था एक पानी है एनर्जी का सोर्स, और उसके अलावा हमने पढ़ा था और कौन कौन से सोर्स हैं। कोयल है, गैस है, और विंड है, वुड है। सही है। अब देखें यहाँ पे कोयला और गैस वगैरह इस्तेमाल होती है। सही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल देखें, कह रहे हैं कि इन थर्मल पावर स्टेशन वी बर्न कोयल, ऑयल और गैस। अब तीन चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, या कोयला जलाते हैं या ऑयल या और गैस जो है, ऑयल या गैस कह लें, तो उसकी मदद से अब क्या होता है देखें, मैंने आपको बताया था ये आखिरी स्टेप कॉमन है। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इसके पीछे जनरेटर ही लगे है, वहाँ भी जनरेटर था, इसके पीछे टरबाइन है। लेकिन फ़र्क क्या है, पीछे जो हाइड्रो पावर था, हाइड्रो का मतलब पानी है, पानी से जहाँ बिजली बनती है, तो उसमें टरबाइन को पानी चलाता है, तेज़ पानी आता है टनल से और टरबाइन को चलाता है। यहाँ पे टरबाइन को क्या चलाता है, स्टीम, जिसको हम भाप कहते हैं। ये भाप बहुत ताकतवर होती है। आपके रेलवे जो रेल चलती है उसमें भी रेल के इंजन में इसका अमल दखल होता है। सही है। अब स्टीम कैसे बनती है, यही जो फ्यूल है या ऑयल गैस है। सही है। ये जब जलता है, सही है, तो ये पानी जो है ना, पानी वाटर टैंक होता है इसमें, उसमें लेक थी, इसमें वाटर टैंक है। ये वाटर को किस में कन्वर्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। पानी भाप में आपने रखा होगा, चूल्हे पे भी पानी रखा हो तो थोड़ी सी उसको हीट दें तो वो भाप में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसको हम काबिल इस्तेमाल घर में तो नहीं ला सकते। लेकिन ये बड़े जो जहाँ पे ये पावर स्टेशन बने होते हैं तो वो पानी जो है उसको भाप में कन्वर्ट करके उससे काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं, स्मोक तो यहाँ से निकल गई, ये जो भाप है ये टरबाइन चलाती है, ताकत ताकत होती है इसमें। सही है। एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और आगे जनरेटर चलते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने दोनों समझ लिए होंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क भी समझ लिया होगा। सिर्फ पीछे पहले स्टेप का फर्क है, एक में भाप चलाता है, दूसरे में पानी चलाते हैं। अब क्या है, इसमें बहुत आसान सी चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन वो एनर्जी ज़ाया नहीं होती। ये ला आपने पढ़ा होगा, इससे पिछली क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। सही है। कभी भी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं हो सकती। ठीक है। अब मैंने आपको दो थर्मल पावर भी बता दिया, हाइड्रो पावर भी बता दिया। अब आगे उसने जो है, हमने पढ़ा था वुड भी एनर्जी का सोर्स है और विंड भी है। सही है। तो विंड के हवाले से उसने इतना नहीं बताया, सिर्फ उसने विंड के हवाले से ये बताया कि जहाँ पे विंड की मदद से एनर्जी बनाते हैं उसको विंड मिल कहते हैं। इसमें डिटेल बिल्कुल भी नहीं है। देखें, ये सिर्फ विंड मिल आप देख लें, ये
ये विंड मिल है। यहाँ पे हवा, विंड नाम से ज़ाहिर है, इस्तेमाल करके बनाई जाती है एनर्जी। सही है, एनर्जी का ये भी सोर्स है। और वुड के ऊपर इसने यहाँ पे बात नहीं की वुड से कैसे एनर्जी बनती है। सही है। तो बुक में जितनी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी जितनी हो उतनी बरकरार रहती है, कंजर्व रहती है, ज़ाया नहीं होती। अब आगे देखें इसमें एनर्जी की सोर्सेस, क्योंकि चैप्टर का नाम है एनर्जी सोर्सेस। सही है। और दूसरा था एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। सही है, फार्म्स, एनर्जी सोर्सेज एंड फार्म्स। सही है। अब हमने सोर्सेज पढ़ ली, अब फार्म्स पे आते हैं। लाइट, साउंड और हीट, तीन बड़ी फार्म्स हैं एनर्जी की, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। एक लाइट है, एक साउंड है, एक हीट है। इस चैप्टर में उसने क्या किया है, इस चैप्टर में उसने लाइट के जरिए, लाइट के दो तीन उसने काम बताए हैं। सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले समझ लें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट रिफ्लेक्ट होना क्या होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है वापस आना, बाउंस बैक होना। सही है। जो गुजर जाती है वो रिफ्लेक्शन होती है, वो इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के उसने काम बताए हैं। सही है। आप देखें, वो कह रहे हैं कि जब टॉर्च, ये लाइट है ग्लास के ऊपर पड़ रही है, ग्लास। सही है। तो लाइट ग्लास में से आराम से गुजर जाती है, देखें पीछे गुजर गई है। ये ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ये अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिससे लाइट आराम से गुजर जाए। लेकिन ये देखें, ये एक जो है वो खलौना है। सही है। इंसान भी कह सकते हैं, यहाँ पे इंसान भी अगर खड़ा हुआ, इंसान से लाइट नहीं गुजर सकती। इंसान ट्रांसपेरेंट नहीं है। सही है। जिस तरह दीवार है उससे लाइट नहीं गुजर सकती। तो जब इंसान, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो अब वापस जो है वो इससे गुजर तो नहीं सकती। सही है। तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके इसका साया बना देगी। ये देखें साया बन रही है नहीं। तो ये जो है शेडो इस तरह बनते हैं, आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। शेडो रिफ्लेक्शन से बनते हैं। जिस चीज से लाइट गुजर जाए उसका, आपने देखोगे कि विंडो का कभी भी शेडो नहीं बनेगा, उससे लाइट गुजर जाती है। जिस चीज से नहीं गुजर सकती इसको अपेक कहते हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिस चीज से लाइट नहीं गुजर सकती उसको अपेक कहते हैं, जिससे गुजर सकती है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सही है। और ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे आधी गुजर जाती है आधी नहीं। तो शेडो वो चीज़ बनाएगी जिससे लाइट नहीं गुजर सकती। इंसान का शेडो बनता है, उससे लाइट नहीं गुजरती। अब देखिए मिरर में भी यही कुछ होता है। जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, लाइट ना हो तो हमें कभी भी अपनी तस्वीर उसमें मिरर में शक्ल नजर नहीं आएगी, वो रिफ्लेक्शन से आती है। सही है। ये हमारा साया बनता है तो वो भी रात को नहीं बनता, दिन को बनता है। उस लाइट, देखें हम लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट की खसूसियात पढ़ रहे हैं। तो ये शेडो इस तरह बनता है, जब लाइट किसी चीज़ से नहीं गुजरती, रिफ्लेक्ट होती है, उसका शेडो बना देती है। एक तो उसने ये चीज़ समझाई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा उसने रेनबो समझाया। रेनबो भी आप पढ़ते आ रहे हैं। और रेनबो के 7 कलर भी हमने याद किए थे, विब गियर से वी से लेके आर तक, उसके तरतीब में कलर भी याद किए थे। 7 कलर होते हैं। लेकिन रेनबो बनती कैसे है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनती है। सही है। उसमें 7 कलर ये होते हैं, ये याद रखने हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। उल्टा कर लें तो विब गियर बन जाता है, याद रखने के लिए। अब कहते हैं कि रेनबो कैसे बनती है। जब बारिश होती है, आफ्टर रेन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड, कुछ कतरे बात जो बारिश के होते हैं वो हवा में, उसको आप कह लें कि हवा में मुअत्तल हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि हवा में रह जाते हैं। सही है। तो जब सूरज आ जाता है और उसके ऊपर पड़ता है, लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो वही प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का। और रेनबो लाइट जो होती है वो 7 कलरों में तकसीम हो जाती है। तो रेनबो भी आपने समझ ली, शेडो भी समझ लिया। सही है। और इसमें उसने एक और चीज़ बताई है, ये प्रिज्म, इसके वाले से आपने समझना है प्रिज्म क्या है। जिस तरह रेनबो एक कुदरती प्रोसेस है, प्रिज्म आर्टिफिशियल चीज़ है, ये इंसान की बनाई हुई है। ये भी लाइट को तकसीम करने के लिए इनटू डिफरेंट कलर, डिवाइड लाइट इनटू डिफरेंट कलर। प्रिज्म। सही है। ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है। पूछ ले कि प्रिज्म का काम क्या है, तो डिवाइड लाइट इनटू डिफरेंट कलर। सही है। अब हमारा लाइट का काम खत्म हो गया। लाइट में तीन चीजें हमने पढ़ ली, प्रिज्म पढ़ लिया, रेनबो पढ़ लिया, शेडो पढ़ लिया। अब साउंड पे आते हैं। साउंड के वाले से वो क्या बताते हैं, कहते हैं कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक बार आया हुआ था कि साउंड द फॉर्म एनर्जी डेट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, हमेशा वाइब्रेशन से होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होते हैं। और हमारी कानों तक कैसे पहुंचते हैं, अवर इज थ्रू पार्टिकल्स ऑफ एयर। सही है। हवा के जरिए, हवा के पार्टिकल जरिए हमारे कानों तक पहुंचते हैं, उसका ये मीडियम है हवा। सही है। ये भी याद रखने। साउंड के वाले से ये चीजें हो गई। तो इसके अलावा साउंड के वाले से उसने, जिस तरह लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसी तरह साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है। सही है। जिसको हम इको कहते हैं। ये देखें, हमने पढ़ा था कि लाइट जिस चीज से नहीं गुजरती बाउंस बैक कर जाती है, इसी तरह साउंड जिस चीज से नहीं गुजरता बाउंस बैक कर जाता है। आपने पहाड़ों पे अक्सर सुना होगा, पहाड़ों से आवाज वापस आ जाती है, वो यही होता है कि आवाज रिफ्लेक्ट होके आती है। लेकिन आप कहेंगे कि दीवार से क्यों वापस नहीं आती, यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं दीवार से लग के भी वापस दोबारा सुनाई देनी चाहिए। वो इसलिए कि
इको की इशारत है 17 मीटर का फासला, ये 17 मीटर लिखा हुआ है देखें। 17 मीटर आप फुट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 60, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, तो 60 फुट, 60 फुट अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये उसकी शर्त है। सही है। अब इको समझ लिया आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है और उसकी 17 मीटर का फासला होना लाजमी है। उसके बाद आखिरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट है। हीट में उसने क्या चीज़ बताई है? हीट के वाले से पहली चीज़ उसने ये बताई है, याद रखने की है, कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रेवल करेगी, हॉट ऑब्जेक्ट गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ ट्रेवल करेगी, ये आपने याद रखना है। और हीट जो है वो टेम्परेचर और थर्मामीटर के जरिए मेजर की जाती है। सही है, कितना टेम्परेचर है। सही है। और इसमें देखें दो स्केल हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एक सेल्सियस स्केल है, एक फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन भी है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपने हीट के वाले से ये याद रखना है कि हीट ट्रेवल फ्राम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और थर्मामीटर के जरिए हम टेम्परेचर जो है हीट नापते हैं। सही है। अब थोड़ा सा उसने जो हीट नापने का तरीका बताया हुआ है कि हम थर्मामीटर से कैसे हीट नापते हैं। सही है। तो वो कह रहे हैं कि थर्मामीटर के अंदर बल्ब होता है, ये देखें। ये हमने पढ़ा था कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी या अल्कोहल होते हैं, एक तो मरकरी या अल्कोहल होते हैं, ये नोट कर लें, मरकरी और अल्कोहल भी होते हैं और बल्ब भी होते हैं। सही है। जब ये जब ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट से लगेगा, कहते हैं कि व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म से लगेगा तो उसके अंदर जो मरकरी अल्कोहल है वो एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड का मतलब है फैलना। गर्म चीज से जब भी लगेगी तो वो फैल जाएगी, और उसके फैलने से वो क्या हो जाएगी, इट राइजेज इन द ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब में वो उसका पारा कह लें कि ऊपर चला जाएगा, तो हमें वो ज़्यादा टेम्परेचर बताएगा। इसी तरह जब बल्ब ठंडी चीज़ से लगेगा तो मरकरी और अल्कोहल कंट्रैक्ट होकर जाएगी। सही है, उसके अंदर जो है, तो वो थर्मामीटर के अंदर जो पारा है वो गिर जाएगा और आपको टेम्परेचर कम बताएगा। ये उसने उसका वर्किंग वो बताया है। सही है, किस तरह वर्क करता है थर्मामीटर। सही है। बाकी इस चैप्टर में जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय जनरेटर, पीछे हम पढ़ा है, आखिर में जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसके पीछे पूरा प्रोसेस भी हमने पढ़ा है। और एक चीज़ इसमें आप और याद रखें कि जिस पाथ से एनर्जी गुजरती है, सॉरी, जिस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस हवाले से हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि वो पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ये लिखा हुआ है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट भी उसने बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट में चार चीज़ें होती हैं, ये आप नोट कर लें, अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, मजीद समझ आ जाएगी। बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, ये तार है, ये बल्ब है, ये स्विच है, ऑन ऑफ होता है, ये सेल है, बैटरी है। चार चीज़ें हों तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। सही है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब स्विच का काम क्या है, सेल का काम क्या है, वायर और बल्ब, ये हम जो है वो अगले चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। सही है।